डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आपको रूबरू करवाते हैं देश के कोने कोने में उभरती उन प्रतिभाओं से जो कि कृषि के क्षेत्र में नवाचार और नई तकनीक को अपनाकर अपनी पहचान बना रहे हैं। ये वो किसान हैं जो कि कृषि स्टार्टअप, पशुपालन और खेती में नए नए प्रयोगों को अपना रहे हैं। अपने लिए नए अवसर तो खोल ही रहे हैं, साथ ही अन्य किसानों के लिए भी रोजगार के नए नए माध्यम ये पैदा करने में कामयाब हो रहे हैं। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे ही किसान से जो कि मेरठ के रहने वाले हैं और उनका नाम है विनोद कुमार सैनी। विनोद कुमार सैनी मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद तैयार करते हैं। इससे उन्हें तो लाभ हो ही रहा है, साथ ही उन किसानों को भी मदद कर रहे हैं जो कि मुख्य रूप से ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की और दिखाते हैं आपको विनोद कुमार सैनी की कामयाबी की कहानी। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यूं तो राजनीतिक हलचलों के मामलों में काफी आगे है, लेकिन यहाँ के किसान भी खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। गंग नहर के किनारे बसे होने के कारण यहाँ सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी मिलता है। खेतों में फसलें भी प्रचुर मात्रा में उगाने में किसानों को महारत हासिल है, लेकिन यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को उगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। इसी कारण विनोद सैनी पिछले कई सालों से अपने खेत में केचुए से तैयार खाद का प्रयोग कर जैविक खेती कर रहे हैं। भारत की समृद्धता प्राचीन काल से विख्यात रही है और यहाँ की कृषि पद्धति भी प्राचीन काल से ही भारत के खेतों में गोवंश का बोलबाला रहा है। खेत और गोवंश एक दूसरे के पूरक माने जाते रहे हैं। गोवंश का गोबर और गोमूत्र का उपयोग खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बीजों को रोग रोधक बनाने में किया जाता रहा है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने के लिए रसायनों के प्रयोग का प्रचलन बढ़ा। रसायनों के प्रयोग से खाद्यान्न उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इसके अधिक प्रयोग के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। मानव और खेत दोनों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर के चलते कृषि विभाग ने जैविक खेती को बढ़ावा देने का निश्चय किया। रासायनिक खादों के प्रयोग से खेत में उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इससे मानव शरीर पर कई दुष्प्रभाव भी पड़ते हैं। ऐसे में शरीर को स्वस्थ बनाए रखना एक चुनौती है। इसका सही निदान है कि हम खेतों में रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर जैविक तरीके से केचुए आदि से तैयार खाद का प्रयोग करें। इसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए विनोद सैनी ने केचुए से तैयार होने वाले रासायनिक खाद को कम करें और जैविक खाद को बढ़ावा दें। खेत में जैविक खेती के फायदे को जान कुशावली के किसान विनोद सैनी गन्ना बहुल अपने क्षेत्र में वसंतकालीन गन्ने की बुआई के साथ ही शरदकालीन गन्ने की भी बुआई करते हैं। इससे वे गोवंश के गोबर और गोमूत्र में केचुए के उपयोग से बने वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बनाने में करते हैं।
गन्ने के साथ वे सह फसल के रूप में मसूर, चना, फूल गोभी, बंद गोभी की भी फसल लेते हैं, जिससे गन्ने की फसल की पूरी लागत निकल आती। हमारा क्षेत्र गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकतर गन्ना जो है वो बसंतकालीन गन्ने की बुआई की जाती है, लेकिन हम लोग जो हैं शरदकालीन बुआई भी करते हैं, जिसमें गन्ने के साथ हम सह फसल लेते हैं, जैसे चना, मसूर, गन्ना चना, और गन्ने के साथ में आप गोभी की फसल भी ले सकते हैं, बंद गोभी की फसल भी ले सकते हैं, फूल गोभी की भी ले सकते हैं, सरसों भी ले सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो उत्पादन हम लोग कर रहे हैं वो गन्ना मसूर और गन्ना चने का कर रहे हैं। जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग है। स्वास्थ्य के लिए बेहतर होने के कारण जैविक उत्पादों के दाम भी बेहतर मिलते हैं। विनोद बताते हैं कि एक बार उन्होंने गन्ने के साथ फूल और बंद गोभी भी लगाई, जिसमें उनको अच्छा फायदा हुआ। क्रॉप साइकिल अपनाने से फसल भी अच्छी मिलती है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। वे कहते हैं कि किसान क्रॉप सिस्टम को अपनाएं। गन्ना के साथ में सह फसल का एक विकल्प है चना और मसूर। एक साल हम लोगों ने गन्ने के साथ में फूल गोभी भी लगाई थी, साथ में बंद गोभी भी थी। भाव अच्छा मिला और 1 एकड़ खेत में करीब 80,000 रुपये की बिक्री हुई। लागत अगर काट के देखें तो करीब 60,000 रुपये हमें 1 एकड़ खेत से मिले, यानी कि 12,000 रुपये प्रति बीघा की हमें आमदन हुई। साथ ही साथ हम लोग क्रॉप साइकिल का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हम लोग धान लगाते हैं, धान के बाद फिर बुआई करते हैं आलू की, आलू के बाद फिर एक क्रॉप लेते हैं इसमें सब्जी की, जिसमें टमाटर होता है, खीरे होते हैं, लौकी होती है। तो इससे अतिरिक्त आय भी मिलती है, साथ साथ हमारा क्रॉप सिस्टम बनने से हमारी सोयल भी जो है स्वस्थ रहती है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेत में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों के बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। खेत में जैविक खाद, हरी खाद, केचुआ खाद, जीवाणुओं के टीके और कीट प्रबंधन में गोबर और गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। मिश्रित खेती कर खेत की उर्वरा शक्ति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जैविक खेती से भूमि की उर्वरा शक्ति और जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है और पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता। जैविक खादों के प्रयोग से कृषि लागत में कमी आती है और उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैविक पद्धति से उगाई जाने वाली फसलों और सब्जियों का मानव जीवन पर कोई प्रतिकूल असर भी नहीं पड़ता। तो जाना आपने कि कोई भी अवसर, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। बस आवश्यकता होती है कि आप सही सोच के साथ सही मार्ग पर आगे बढ़ते जाएं। मंजिल निश्चित तौर पर ही मिलेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान वर्मी कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। इससे जुड़ी विशेष बातें इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम आप तक कहानी पहुंचा रहे हैं विनोद कुमार सैनी की, जो कि मुख्य रूप से मेरठ के रहने वाले हैं और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाते हैं। इससे जहां उन्हें लाभ हो ही रहा है, साथ ही साथ आसपास के अन्य किसानों को भी अच्छी खादों मुहैया करा रहे हैं। उनकी खाद का इस्तेमाल कर दूसरे किसान भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। आइए जानते हैं वर्मी कंपोस्ट यूनिट के बारे में विस्तार से। जैविक खेती करने वाले विनोद सैनी अपने खेत में गन्ना, दलहन, तिलहन, सब्जी उत्पादन के अलावा वर्मी खाद का भी उत्पादन करते हैं। वर्मी खाद को खरीदकर दूसरे किसान अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, जिससे उनकी फसल अच्छी हो। ऐसे ही एक खरीदार हरेंद्र कुमार वर्मी खाद के बारे में बताते हैं। मैं आज अब विनोद सैनी जी के पास आया हूँ जी, चिराग फार्म पर, और यहाँ से मैंने केचुआ लिया है और केचुए से मुझे ऑर्गेनिक फार्मिंग का करना है। और मैंने 6 फसली की हुई है, गन्ना प्लस टमाटर, और उसी को मैं वर्मी कंपोस्ट को उसमें ऐड करते हुए और इसी से जो है मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करूँगा। और दूसरे लोग अपने जो और फार्मर हैं उनको भी एडवाइस दूंगा कि आप जो है ये जहर मुक्त खेती करिए और केचुआ या फिर गोबर की खाद डाल लें और इसी पे वर्क करिए। और इसीलिए मैं यहाँ पे जो है भाई साहब के पास आज केचुआ लेने आया हूँ। गेहूं की फसल कटने के बाद किसान खेतों में चावल उत्पादन की तैयारी कर रहे हैं। कई किसान खेतों में बासमती चावल उगाना चाह रहे हैं। अप्रैल माह में खेतों में इसकी नर्सरी तैयार की जाने लगती है। ऐसे में बासमती चावल के अच्छे उत्पादन के बारे में बेहतर जानकारी होना किसानों के लिए जरूरी है। बासमती चावल के बेहतर उत्पादन के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे बीच में हैं कृषि वैज्ञानिक रितेश शर्मा जी। बासमती चावल की नर्सरी तैयार करने के बारे में रितेश जी कहते हैं। अभी आगामी खरीफ सीज़न के लिए किसान भाइयों को आवश्यक है कि वो बीज की सुनिश्चितता करें। अच्छा बीज उनको कहाँ से मिल सकता है, उससे पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको अपने खेत में जो आपकी भूमि है उसमें किस प्रजाति का आपने चयन करना है, क्योंकि बासमती में कई प्रजातियाँ उपलब्ध हैं। कुछ कम समय की हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा समय लेती हैं और कुछ और ज़्यादा समय लेती हैं। तो अधिकतर किसान भाई जो कम समय की प्रजाति बोना चाहते हैं उनके लिए पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1692 और पूसा बासमती 1847 बहुत अच्छे विकल्प के रूप में हैं। इसके अलावा आप जो पूसा बासमती 1121 लगाते हैं उसमें सुधार होके अभी पूसा बासमती 1885 और पूसा बासमती 1718 भी उपलब्ध है, जिसका किसान भाई चयन कर सकते हैं। जो बासमती में तीसरा सेगमेंट आता है वो आता है तुड़ल का, जिसे हम मुच्छल या रूसी भी बोलते हैं। इसमें पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 6, पूसा बासमती 1886 आदि प्रजातियों का चयन कर सकते हैं। तो किसान भाई पहले ये तय करें कि उनके खेत में उनकी क्या आवश्यकता है और कौन सी प्रजाति वो आसानी से अपने यहाँ उगा सकते हैं, जिससे अधिक उपज लेकर के अधिक कमाई कर सकें। दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, आपने यदि प्रजाति का चयन कर लिया तो बीज कहाँ से लेना है, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। कई बार हमें अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं मिलता, किसान मेहनत करता है, ऊपर तैर रहे होंगे और कुछ नीचे बैठे होंगे। तो जितने दाने ऊपर तैर रहे हैं, यानी कि पानी में जो तैर रहा है, इसका मतलब सब जानते हैं वो क्या है, हल्का दाना है। हल्का दाना है या तो वो बीमारी ग्रस्त है या वो कमज़ोर है, और जो कमज़ोर होगा उसकी संतान भी कमज़ोर ही होगी। तो कमज़ोर को हमने अपनी नर्सरी में नहीं ले जाना है। जितने भी दाने तैर रहे हैं उनको निकाल के सबको आपने अलग कर देना है। और जो तली में बैठा है, जो बढ़िया दमदार, जिसमें ताकत है, दम है, पहलवान है, मजबूत है, विगर है, ओज है, संतान पैदा करने की क्षमता ज़्यादा है, वो तली में बैठा है, उसको निकालिए, 2 बार साफ़ पानी से निथार लीजिए। उसके बाद आपने उसको नर्सरी में प्रयोग करना है।
बासमती चावल की मांग न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी लगातार बढ़ रही है। यही कारण है कि बासमती चावल की खेती में वृद्धि हो रही है। आज करीबी देशों में बासमती चावल का निर्यात किया जा रहा है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि किसानों को सही दिशा देने में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों का कितना महत्वपूर्ण रोल है। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहें सफल किसान। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, डीडी किसान के मंडी खबर शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। गुजरात की ध्रोल मंडी में बाजरे का भाव रहा 1945 रुपए प्रति क्विंटल, कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 2400 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की लालसोट मंडी में 2130 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की धोराजी मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2570 रुपए प्रति क्विंटल, मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में 2305 रुपए प्रति क्विंटल और राजस्थान की कोटा मंडी में 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। अरहर के लिए गुजरात की धोराजी मंडी में भाव रहा 10,005 रुपए प्रति क्विंटल, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी में 97,160 रुपए प्रति क्विंटल और पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में 9670 रुपए प्रति क्विंटल। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह की और ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें मंडी खबर सिर्फ डीडी किसान पर। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। कहते हैं परिश्रम और अगर किसी आइडिया को सही मार्गदर्शन मिल जाए तो सफलता निश्चित है और कम समय में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। हमारे देश के किसानों के जीवन में कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और वैज्ञानिक ये भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मेरठ जिले के मोदीपुरम में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर पी.के. सिंह बताते हैं। प्रसार निदेशालय कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से तकनीकी हस्तांतरण में अपना योगदान दे रहा है, जिसमें हमारा जो मुख्य रूप से हम जो खेती में लगे किसान भाई हैं उनके लिए, महिलाओं के लिए और खेती में युवाओं का रुझान बढ़ाने के लिए हम तकनीकी रूप से उनको सशक्त बनाने में लगे हुए हैं। जिसमें मुख्य रूप से अगर हम कहें तो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट, क्योंकि फसल अवशेष प्रबंधन की बहुत आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर धान और गेहूं का फसल चक्र है और गन्ने में भी है, जहाँ पर पराली जलाने की बात होती है, गन्ने की पत्ती जलाने की बात होती है। वहाँ पर हम किसान भाइयों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी तकनीकी है जिससे जल को बचाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर है, उसके बारे में भी उनको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। खेतों में अनाजों के उत्पादन के साथ ही मत्स्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी कृषि विभाग से जुड़े अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सक्रिय हैं। कृषि के मामले में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास जारी हैं। किसानों को मत्स्य पालन के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मत्स्य पालन के बारे में जानकारी देने के लिए भी कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं प्रयासरत हैं। आइए मत्स्य पालन के बारे में जानने के लिए चलते हैं मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर डी.बी. सिंह के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मत्स्य के क्षेत्र में किसानों, युवाओं एवं महिलाओं के लिए क्या क्या कार्यक्रम आयोजित करता है और भविष्य में किस किस कार्यक्रम के आयोजन की संभावनाएं हैं।
मैं सर्वप्रथम बताना चाहता हूं किसान भाइयों और महिलाओं और युवाओं को कि कृषि के क्षेत्र में मत्स्य पालन का बहुत ही महती योगदान है, जिसमें हमारी सबसे आसानी से पालने वाली 6 प्रजातियां हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें 3 भारतीय प्रजातियां हैं, रोहू, कतला, नैन, और 3 विदेशी प्रजातियां हैं, सिल्वर कार्प, कॉमन कार्प और ग्रास कार्प, जिसे किसान भाई एक ही तालाब में आसानी से पाल सकते हैं। और ये प्रजातियां आपस में एक दूसरे से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं करती हैं। एक ही तालाब में 2-2 मछलियां एक सतह पर रहती हैं। तालाब 3 सतहों में बटा होता है। इसका प्रबंधन करने के लिए सर्वप्रथम हमें तालाब की तैयारी अच्छी तरह से करके उसके बाद मछली के बीज का 1 हेक्टेयर में 10,000 से 12,000 अंगुलिका का संचय करना चाहिए। तत्पश्चात हमें ये गणना कर लेनी चाहिए कि हमें 2% से 3% के हिसाब से शरीर के वजन के हिसाब से इन्हें प्रतिदिन भोजन देना होता है। चूँकि ये जीवधारी हैं, इनके शरीर की आवश्यकताएं हैं। मानव प्राणी की तरह इन्हें भी अपनी वृद्धि, ग्रोथ और अन्य क्रियाओं के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नितांत आवश्यक है प्रतिदिन भोजन 2 से 3% शरीर के वजन के हिसाब से दिया जाए। देश में किसानों की तकनीकी जानकारी देने और खेतों में पैदावार बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों की भूमिका काफी बढ़ रही है। ये संस्थाएं खेत में पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों को विकसित करने के अलावा किसानों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास करती हैं। मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी कृषि के क्षेत्र के विकास में जुटा हुआ है। इस बारे में बता रहे हैं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर के सिंह। विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी ये सब प्रोग्राम हैं, और शोध कार्य है कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य, और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो, या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं, और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोज़गार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। इसके लिए हम लोग एक कार्यक्रम शुरू किए हैं टेली एग्रीकल्चर का। टेली एग्रीकल्चर मतलब हम यहाँ बैठ करके हम और किसान लोगों को या युवाओं को बताते हैं कि वो किस तरह से, अगर कृषि से संबंधित कोई भी उनको परेशानियाँ आती हैं, वो अपने फील्ड से वो बात करते हैं, अपने खेत से ही वो मोबाइल से कनेक्ट होकर के बात करते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ बैठे होते हैं और उनको जो भी समस्याएं आती हैं उसका निदान वो बताते हैं, और आगे कैसे उनको रोज़गार शुरू करना है इसके बारे में भी बात करते हैं। तो ये हमारा टेली एग्रीकल्चर है। टेली मेडिसिन भी इसी तरह से है। अगर पशुओं को कोई बीमारी लग गई है, कोई समस्या है, तो लोग व्हाट्सएप से भेजते हैं या वहीं से अपने घर से बैठे बैठे बताते हैं कि ये समस्याएं हैं, हम लोग उसका निदान उनको बताते हैं। और कई बार हमारे मोबाइल क्लिनिक भी है, वो जा कर के वहाँ पर उनकी समस्याओं को, जो पशुओं की समस्याएं हैं, जो भी बीमारियां हैं, उसका इलाज करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाओं और कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि खेतों में उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में किसानों और खेतों की दशा सुधारने और जैविक खेती को बढ़ाने में मेरठ का सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर उत्पादन को बेहतर बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई एक ऐसे किसान से जो कि मुख्य रूप से वर्मी कंपोस्ट की यूनिट चलाते हैं।
वर्मी कंपोस्ट, जो कि हमारी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, पोषक तत्वों से भरपूर है और इसके साथ ही साथ ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा जरिया है अपनी मिट्टी की सेहत को सुधारने का। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की सफलता की कहानी को हम कार्यक्रम में शामिल करें तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपकी ईमेल्स और आपके पत्रों का हम इंतजार रहेगा। सफल किसान के एक नए अंक में सफलता की कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते